क्या मुश्किलात का सामना आया और क्यों इसका इंतखाब किया आपने? सियासत इबादत का दूसरा नाम है। एजुकेशन डिपार्टमेंट का इंतखाब क्यों किया? पूरा फैमिली बैकग्राउंड जो है वो एजुकेटेड है। आज की बेटी कल की माँ। तो बच्चा अपनी माँ की गोद से सीखना शुरू करता है। मुस्लिम लीग नून की क़यादत की गिरफ्तारियां। किडनैप भी किया गया, उसको अरेस्ट नहीं किया गया। अच्छा, जो बच्चे तालीम हासिल नहीं कर पाते, इसका जिम्मेदार है वो सबसे पहले मुआशरा है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज़ और मैं हूं आपका मेज़बान कारी उमर वक़ास। आज का प्रोग्राम मेरे नुक्ता नज़र से। आज स्टूडियो में हमारे साथ दो अहम शख्सियात मौजूद हैं, जो एक एजुकेशन डिपार्टमेंट से और एक जो है वो सियासी हवाले से सियालकोट की मारूफ़ सियासी और समाजी शख्सियत जो है वो मेरे साथ मौजूद हैं। प्रोग्राम के आगाज़ में मैं आपको इस बात की तरफ तवज्जो दिलाना ज़रूरी समझता हूँ, जैसा कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान के किसी भी एक डिपार्टमेंट को देखा जाए तो उसके अंदर इस्लाहात की ज़रूरत है, उसके अंदर कमियां कोताहियां मौजूद हैं। लेकिन आज हम अपने टैलेंटेड को ये जानना चाहते हैं और उनसे लोगों को अवेयरनेस देना चाहते हैं कि वो इस बारे में अपनी क्या राय रखते हैं। तो आज बिला तमहीद और बिला तफरीक मैं अपने मुअज़्ज़ज़ मेहमानों की तरफ जाना चाहूँगा और सबसे पहले इन दोनों मुअज़्ज़ज़ मेहमानों का तारुफ़ ज़रूरी समझता हूँ। एक मेरे साथ जो मौजूद हैं सियासी हवाले से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जो सिटी सदर हैं, जो प्रेसिडेंट हैं, नुसरत जमशेद, जो एक सियासी और समाजी एक बैक वक्त में दो जो है वो खिदमात सर अंजाम दे रही हैं, उनको अपने स्टूडियो में खुशामदीद कहता हूँ। और उनके साथ एजुकेशन डिपार्टमेंट से अलाइड स्कूल की प्रिंसिपल, जो इंतहाई आला तालीम याफ्ता भी हैं और उनका एक्सपीरियंस भी है और माशाल्लाह बहुत ओपन माइंडेड हैं और बहुत ज़्यादा तालीम और तरबियत के हवाले से अपने पास आइडियाज़ रखने वाली हैं, उनको भी मैं अपने स्टूडियो में खुशामदीद कहता हूँ। निदा सईद को आज हम इनसे एजुकेशन और सियासत के हवाले से दोनों मौजू पे बात करेंगे। मैं सबसे पहले मैडम नुसरत जमशेद की तरफ जो है वो जाना चाहूँगा और उनसे सवाल करना चाहूँगा कि मैडम, आपने बैक वक्त सियासत और ख़िदमत, समाजी और सियासी खिदमात को बैक वक्त जो है वो कंटिन्यू किया, तो इसको क्या मुश्किलात का सामना आया और क्यों इसका इंतखाब किया आपने? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम तमाम जो देखने और सुनने वाले लोग हैं। और उसके बाद मैं कारी उमर वक़ास साहब आपका, आपकी पूरी टीम इंडियन न्यूज़ का बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करती हूँ कि आप लोगों ने मुझे यहाँ बुलाया और मेरी इज़्ज़त अफजाई की और मुझे मौका दिया कि मैं अपने लोगों तक अपनी बात पहुँचा सकूँ। और जहाँ तक बात आपने की कि एक ही वक्त में सियासी और समाजी दोनों जो है वो काम मैंने क्यों शुरू किए, तो मैं एक चीज़ कहना चाहूँगी कि हम सिर्फ शायद पढ़ते हैं कि सियासत अब इबादत का दूसरा नाम है। तो जब आप बात करते हैं कि सियासत इबादत का दूसरा नाम है, तो इसमें आपकी जो वेलफेयर के जो काम है वो आ जाता है। तो बेसिकली सियासत क्या है? बेसिकली सियासत अपने लोगों की खिदमत है। तो जब लोगों की खिदमत है तो इससे आप अपने जो सोशली सेक्टर है उसको अलग नहीं कर सकते। ऐसा नहीं है कि जो एक सियासतदान है जो भी कोई इस फील्ड में आ रहा है तो वो इसके बगैर चल सके। क्योंकि मेरा तो अपना जो एक ज़ाती जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है वो यही है कि मैं समझती हूँ और मेरा ये ख्वाब भी है और पॉलिटिक्स में आने का मेरा जो एक एम था वो भी यही है कि मैं अपने लोगों की, ख़ुसूसन मैं सियालकोट की बेटी हूँ और मेरे लिए ये बड़ी काबिल फ़ख्र बात है। तो मैं चाहती हूँ कि मैं अपने सियालकोट के लोगों के लिए, ख़ुसूसन जो हमारी ख़वातीन हैं,
उनके लिए कुछ ऐसा करूं और कुछ ऐसा करके मुनफरिद कुछ मुनफरिद करूं और जब दुनिया से जाऊं तो मुझे अच्छे नामों में याद रखा जाए। अच्छा, आपने बहुत अच्छी बात की है कि मुझे दुनिया में जाने से बाद यकीनन हर इंसान ने दुनिया से जाना है। तो आपने पहले समाजी खिदमात का इंतखाब किया, बाद में सियासत, या पहले सियासत बाद में खिदमात? मैंने दोनों काम इकट्ठे शुरू किए, वो इसलिए कि ये दोनों का आपस में ना वो चौली दामन का साथ है। अच्छा, आप क्या समझती हैं, जब आपने इसका इंतखाब किया तो आप क्या समझती हैं कि जो ख़वातीन हैं उनको ज़्यादा किन मसाइल का जो है वो सामना है? सोसाइटी में इस वक्त भी गो कि हम लोग बहुत ज़्यादा मॉडर्न भी हो चुके हैं, बहुत ज़्यादा ब्रॉड माइंडेड भी हो चुके हैं और बड़े हमारे दावे भी हैं कि हम ख़वातीन को अपने बराबरी का वो एक जगह देते हैं, लेकिन उसके बावजूद आज भी हमारी सोसाइटी में ख़वातीन को बहुत सारे मसाइल का सामना है, जिनमें माशरती भी हैं, जिनमें फ़ाइनेंशली मसाइल भी हैं, इसमें एजुकेशनली मसाइल भी हैं। आज भी अगर मैं सियालकोट के हवाले से बात करूं तो वो शायद थोड़ा सिनेरियो डिफरेंट है, लेकिन आज भी हमारे पाकिस्तान में कुछ ऐसे एरियाज़ या ऐसी जगह हैं जहां पे ख़ुसूसन बच्चियों को तालीम से जो है वो दूर रखा जाता है, बच्चों को प्रेफर किया जाता है कि उनकी तालीम ज़रूरी है। तो इसके साथ साथ ख़वातीन के लिए अब जो एक हमारे आज के मैं देखती जैसे महंगाई एक ज़ोरों पे है, तो ख़वातीन के लिए सबसे ज़्यादा मुश्किल काम है सर्वाइव करना। तो उसमें ख़वातीन के लिए जो है वो अपॉर्चुनिटीज़ होनी चाहिए कि वो जॉब्स के साथ साथ कोई अपने पर्सनल जो है वो घर बैठ के जो है वो अपने कारोबार कर सके, ताकि वो ना सिर्फ अपने आप को बल्कि अपनी फैमिली को भी सपोर्ट कर सके। आपने अभी कारोबार की बात की है, घर में बैठ के इंशाल्लाह उसकी तरफ भी आते हैं। बहुत अच्छा सवाल किया आपने कि आज ख़वातीन को तालीम से जो है ना वो दूर रखा जा रहा है। तो तालीम के हवाले से हमारे साथ एक जो मुअज़्ज़ज़ मेहमान मौजूद हैं। मैडम निदा, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि आपने माशाल्लाह आला तालीम हासिल की, मास्टर किया, तो आपके पास बहुत सारे डिपार्टमेंट और थे आपकी नज़र में, तो आपने आला तालीम के बाद इस एजुकेशन डिपार्टमेंट का इंतखाब क्यों किया? और दूसरा, जो मैडम ने सवाल किया कि बच्चियों को तालीम से बाज़ इलाकों में दूर रखा जा रहा है, तो क्या वो आज हकीकत है, या कि जिस तरह आपने मास्टर किया, आपने आला तालीम हासिल की, दूसरी बच्चियाँ भी आज तालीम हासिल कर सकती हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया सर आपने, थैंक यू सो मच फर्स्ट ऑफ़ ऑल कि आपने मुझे यहाँ पे इनवाइट किया ईडन चैनल पे। मैं आपकी बड़ी मशकूर हूँ और मैं आपको मुख्तलिफ प्रोग्राम आपके देखती हूँ, तो माशाल्लाह बड़ा अच्छा आप इसको लेके चल रहे हैं। अल्लाह ताला आपको कामयाब करे। और जो आपका क्वेश्चन है, मैं नुसरत की बात को ही आगे लेके जाऊँगी कि लड़कियों की तालीम, बिल्कुल सही कहा कि बहुत से ऐसे इलाके हैं हमारे अभी पंजाब में, सिंध में, मतलब हर सूबे में ऐसे इलाके हैं जहाँ पे बच्चियों की तालीम को प्रेफर नहीं किया जाता और बच्चों को जो है वो आगे लेके जाया जाता है। मैं समझती हूँ क्योंकि मैं खुद एजुकेटेड हूँ, मेरी माशाल्लाह पूरा फैमिली बैकग्राउंड जो है वो एजुकेटेड है। हमने जब आँख खोली तो अपने आप को तालीमी माहौल में पाया। मेरे माशाल्लाह जो ग्रैंडफादर थे वो भी इसी शोबे से वाबस्ता थे, मेरी पूरी फैमिली। तो मैं खुद चाहती हूँ कि बच्चियों की तालीम पे बहुत ज़्यादा फोकस किया जाए, इसीलिए मैंने इसी लाइन को चूज़ किया कि मैं किरदार अदा कर सकती हूँ, शायद मेरे किरदार की वजह से बाकी बच्चियाँ थोड़ा आगे आ सकें। तो ये चीज़ है कि बच्चों के साथ साथ, क्योंकि एक पढ़ी लिखी माँ ही एक अच्छा मुआशरा दे सकती है। आज की बेटी कल की माँ। आज की बेटी कल की माँ। एक बच्चा जो है वो सबसे पहले जो उसकी दरसगाह होती है वो उसकी माँ की गोद होती है। तो बच्चा अपनी माँ की गोद से सीखना शुरू करता है। तो बच्चा सबसे पहली दरसगाह उसकी वही होती है। सो मैं ये चाहती हूँ कि बच्चों के साथ साथ बच्चों की तालीम और तरबियत पे भी जो है वो पूरा फोकस किया जा सके। आपने बहुत अच्छी बात की है कि जो है वो माँ की गोद जो है वो पहली उसकी जो है ना वो तरबियत गाह है। अब ये बताइएगा कि तालीम की जो डेफिनेशन है, तालीम है क्या? तालीम आपकी नज़र में क्या है तालीम? बेसिकली तालीम जो है, बहुत से ऐसे लोग हैं जो इसको समझते हैं कि तालीम सिर्फ पढ़ना लिखना ही तालीम है, लेकिन मैं ये समझती हूँ कि वो कोई भी हुनर हो जो सीखा जाए वो तालीम है। वो पढ़ाई लिखाई भी है, वो कोई बच्चा कोई हुनर किसी में उसका इंटरेस्ट डेवलप है तो वो कोई भी हुनर जो है उसको बेसिकली हम तालीम कहते हैं। तालीम की अहमियत का अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जब पहली वही नाजिल हुई, हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम लेकर हाजिर हुए तो उन्होंने कहा इक़रा, पढ़, बिस्मी रब्बी कल्लाजी, अल्लाह के नाम लेकर। तो जब कफ़ार के लोगों को कैदी बना के लाया गया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम मुसलमानों के बच्चों को पढ़ाओ तो मैं तुम्हें आज़ाद कर दूंगा। तो इसके बाद तो कोई बात ही नहीं रह जाती। तालीम की अहमियत पे हम जितना बोल सकें वो कम है और आजकल का मुआशरा जो है उसको पढ़े लिखे बच्चों की बहुत ज़रूरत है, वो बेशक बेटी हो या बेटा हो। अच्छा, इंशाल्लाह इसके ऊपर भी जो है ना मैं नेक्स्ट आपसे सवाल करता हूँ कि बेटा और बेटी की तालीम
ज़रूरी किसकी है। अच्छा मैडम, मैं नुसरत आपकी तरफ दोबारा आना चाहूँगा। आप ये बताइएगा कि आपको सवाल का जवाब तो मिल गया होगा कि तालीम जो है वो कितनी ज़रूरी है और कितना उसके ऊपर जो है वो मसाइल हैं। आज सियालकोट की क़यादत ख्वाजा मोहम्मद आसफ़ से लेके पंजाब नहीं बल्कि मुल्क भर में जो है वो मुस्लिम लीग नून की क़यादत की गिरफ़्तारियाँ सियासी, इंतकामी या कि हकीकत पर मबनी, आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए वकास साहब, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि शायद ये पंजाब नहीं, ये हमारी जो टॉप लीडरशिप है इस वक्त, हमारी जो कायदे मोहतरमा, हमारे कायद की बेटी मरियम नवाज़ शरीफ साहिबा से लेके उसके बाद मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब, हमज़ा शहबाज शरीफ साहब, आप देख रहे हैं कि तमाम के तमाम जो हमारे लीडरान हैं इस वक्त नैब की उसमें हिरासत में हैं। और उसकी जो वजह मरियम नवाज तो कहती है कि इनको किडनैप किया गया है, गिरफ्तार नहीं किया गया। बिल्कुल ऐसा ही है वो, इसलिए जैसे कि अभी आपने देखा कि हाल ही में हमारे जो शहर के हमारे कायद हैं ख्वाजा मोहम्मद आसिफ साहब, उनको बिल्कुल किडनैप ही किया गया, उनको अरेस्ट नहीं किया गया। और जो सबसे एक मेन चीज़ है वो ये है कि मैंने जो अपना मेरा एक ज़ाती वो ख्याल है कि जो मौजूदा हमारे हुक्मरान हैं उनके पास शायद कोई करने को काम नहीं है, कि वो उनके पास कोई प्रोजेक्ट नहीं है। अगर उनके पास कोई प्रोजेक्ट हो, आवाम की वो खिदमत के लिए आए हों, तो डेफिनेटली उनकी जो टेंशन है वो डाइवर्ट हो। अभी उनको सिर्फ एक ही काम है कि किसको किस केस में कैसे पकड़ना है और आवाम को कैसे बेवकूफ़ बनाना है। तो मैं समझती हूँ कि जो ये सियासी गिरफ्तारी होती हैं ये सियासी लीडरशिप का मोराल बुलंद करती हैं। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ना इससे कारकुन को कोई फ़र्क पड़ता है और ना इससे कोई जो है लीडरशिप को कोई फ़र्क पड़ता है। आप क्या समझते हैं कि मौजूदा हुकूमत जो है, तब्दीली सरकार जो है, वो गिरफ्तारियों की ही कारकर्दगी मुल्क में दिखा रही है, उसके पास और दिखाने के लिए कुछ नहीं है? बिल्कुल भी कुछ नहीं है। और ये इसका जो है वो मुँह बोलता सबूत आप सब लोगों के सामने है कि आप बता सकते हैं खुद कि आपने कोई पाकिस्तान में ऐसा प्रोजेक्ट देखा है जो मौजूदा हुकूमत ने शुरू किया है। और वो प्रोजेक्ट जो मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के दौर में शुरू किए गए वो भी रास्ते में अधूरे पड़े हैं। उनके पास तो इतना टाइम नहीं है कि वो उनको ही जो है वो मुकम्मल कर सके। सियालकोट में अभी वज़ीर आज़म पिछले दिनों आए, उन्होंने 17 अरब रुपए का जो है ना वो प्रोजेक्ट का ऐलान किया। उन्होंने यहाँ पे जो है ना वो पानी का, यहाँ पे जनाब बहुत ज़्यादा कह ले तालीमी यूनिवर्सिटी के हवाले से और इसी तरह रोड्स के हवाले से बहुत बड़ा प्रोजेक्ट किया। क्या वो भी मुस्लिम लीग नून के प्रोजेक्ट थे या कि उनके नए प्रोजेक्ट हैं? देखिए, प्रोजेक्ट का ऐलान करने की जहाँ तक बात है तो 126 दिन के धरने में खान साहब रोज़ एक ही बात कहते थे कि जब वो आएंगे तो महंगाई नहीं होगी, जब वो आएंगे हम कर्जे नहीं लेंगे, जब वो आएंगे 50 लाख नौकरियां मिलेंगी, जब वो आएंगे 50 लाख घर दिए जाएंगे, जब वो आएंगे जो ये वज़ीर आला हाउस है उसको यूनिवर्सिटी में बदल दिया जाएगा, वज़ीर आज़म हाउस को यूनिवर्सिटी में बदल दिया जाएगा, इस तरह होगा वैसे होगा। बड़े ख्वाब उन्होंने दिखाए थे तो वो आपके सामने सारे ख्वाब जो है वो चकनाचूर हो गए हैं। मैडम, दुरुस्त कहा आपने कि वो उन्होंने कहा था कि मैं उनको जो है वो तालीमी एजुकेशन और उनको जो है वो यूनिवर्सिटी बनाऊंगा, लेकिन वो यूनिवर्सिटियां बनने की बजाय खैर जो यूनिवर्सिटियां चल रही थी वो भी बंद होने को जा रही हैं। लेकिन मैं एजुकेशन के हवाले से दोबारा जो है ना वो मैडम निदा सईद से ये जानना चाहूँगा। मैडम, जैसे आपने कहा कि बहुत सारी बच्चियाँ और बच्चे जो है उनका तालीम हासिल करना ज़रूरी है। अच्छा, जो बच्चे तालीम हासिल नहीं कर पाते, स्कूल नहीं जा पाते या स्कूल जाके जो है वो कामयाब नहीं हो पाते, तो उसका ज़िम्मेदार कौन है? हमारे हुक्मरान हैं, इदारे हैं, स्कूल का प्रिंसिपल है, वालिदैन है, या वो बच्चा ख़ुद है? आप इस बारे में नाज़रीन को क्या कहना चाहेंगे? मैं इस बारे में यही बात करूँगी कि जो इसका ज़िम्मेदार है वो सबसे पहले मुआशरा है। उस मुआशरे में सबसे पहले हमारे माँ बाप, रिश्तेदार, बहन भाई सब उसमें शामिल हैं, क्योंकि मुआशरा ही ज़िम्मेदार होता है किसी भी चीज़ को आगे ले जाने और पीछे कर देने में। एक बच्चा है, वो उसको अगर आप नेगेटिव वेव्स देंगे तो वो डेफिनेटली वो उस चीज़ को पिक नहीं कर पाएगा। सबसे पहले मैं ये चाहती हूँ कि मैं ये बताऊँ कि बच्चे को जितना आप डिस्करेज करेंगे बच्चा उतना ही पढ़ाई से पीछे हटता जाएगा। बच्चे को आप डिस्करेज करने की बजाय इनकरेज करें, क्योंकि हर बच्चा अपनी शख्सियत एक अलग रखता है, हर बच्चे का मेंटालिटी लेवल जो होता है वो डिफरेंट होता है। सबसे पहले माँ बाप, उसके बाद टीचर्स को उसके मेंटालिटी लेवल को समझने के बाद उसको डिस्करेज ना किया जाए बल्कि उसको इनकरेज करें और उसको मोटिवेशन वेव्स दें।
ताकि वो बच्चा जो पढ़ाई से दिल चुरा रहा है वो उसको इस तरह आप मोटिवेट करें कि वो पढ़ाई की तरफ उसकी दिलचस्पी जो है वो ज़्यादा हो जाए। तो मैं मुआशरे को समझती हूँ, अगर एक बच्चे को आप ये कहेंगे कि तुम नहीं ये कर सकते, फ़लाँ बच्चे ने इतने मार्क्स लिए हैं, फ़लाँ बच्चा जो है वो आपसे आगे है, तो डेफ़िनेटली वो बच्चा कुछ भी नहीं कर पाएगा, वो समझेगा कि मैं कुछ कर ही नहीं सकता। अगर हम ये कहना शुरू कर देंगे तो वो बच्चा वो डेफ़िनेटली वो पीछे पीछे और बहुत पीछे चला जाएगा और उसका दिल ही नहीं करेगा कि वो स्कूल जाए और वो उसको अपनी स्टडी पे फोकस करे। यानी अपने मुआशरे को जो है ना वो कह दिया, मुआशरे के अंदर वालिदैन भी हैं और दूसरे लोग भी जो है ना वो फैमिली के मौजूद हैं कि उसने ऐसा कर लिया, आप क्यों नहीं कर पाए। तो आप इसके अंदर जो स्कूल की इंतज़ामिया है, स्कूल की मैनेजमेंट है, उसको किस हद तक समझती हैं कि वो भी ज़िम्मेदार है कि वो सुबह से लेकर शाम तक अब वो उसको अकेडमी के नाम पे, ट्यूशन के नाम पे जो है मुकम्मल डे जो है उसको पढ़ाया जा रहा है, तो इसके बावजूद अगर वो नाकाम होता है तो क्या स्कूल इंतज़ामिया भी उसके अंदर ज़िम्मेदार है कि यहाँ के घर वाले ही हैं? नहीं, देखिए हर चीज़ में जो है वो कोई भी एक बंदा उसका ज़िम्मेदार नहीं होता है। सारे पेरेंट्स भी, मैंने अभी जिक्र किया कि पेरेंट्स और टीचर्स जो हैं वो इसमें इन्वॉल्व होते हैं। हमें हर बच्चे की मेंटालिटी को समझना है। टीचर्स जो हैं, कोई भी टीचर जो है उसने बच्चे को सिर्फ मोटिवेट करना है ना, हम बच्चे को समझा सकते हैं, बच्चे को इंकरेज कर सकते हैं। कोई भी टीचर या पेरेंट्स जो हैं वो घोल के बच्चे के दिमाग में कुछ नहीं डाल सकता। हर बच्चे की मेंटालिटी लेवल डिफरेंट होता है, उसको सबसे पहले हम समझेंगे तो ही हम उस बच्चे को आगे लेके जा सकेंगे। दुरुस्त हो गया। अच्छा मैडम नुसरत, आप ये बताइएगा कि जैसे अभी ख्वाजा साहब की गिरफ़्तारी और गिरफ़्तारियों के साथ बहुत कुछ हो रहा है, तो आप भी चूँकि एक प्रेसिडेंट हैं तो आप क्या समझती हैं कि आपके ऊपर भी ये वार चल सकता है? अगर ऐसा होता है कि आपकी गिरफ़्तारी या आप जैसी क़यादत को भी जो है वो पाबंद सलासिल कर दिया जाता है, तो आप इसके लिए क्या तैयार हैं? और अगर तैयार हैं तो उसके बाद फिर आपका जो फ्यूचर प्लान है वो आपका रद्द-ए-अमल वो क्या है? सबसे पहले तो मैं ये आपको पहले ही बता चुकी हूँ, जो सियासी गिरफ्तारी होती है वो किसी भी सियासी कारकुन और सियासी लीडर के लिए कभी भी जो है वो मतलब उसके लिए वो फ़ायदेमंद साबित होती है हमेशा, उसका सियासी मोराल बंद। यानी आप चाहती हैं कि मेरी गिरफ्तारी हो, मैं भी 2 स्टेप जो है ना वो आगे जाऊँ? नहीं, ऐसी बात नहीं है। और अगर मतलब जैसे आप देख रहे हैं कि इंतकामी कार्रवाइयाँ जारी हैं, तो अगर किसी इंतकामी कार्रवाई का हिस्सा बनाया जाता है तो डेफिनेटली एक वर्कर, एक कारकुन हर वक्त तैयार होता है अपनी लीडरशिप के साथ हर हाल में खड़े होने को। तो हम भी हर हाल में अपनी लीडरशिप के साथ खड़े हैं, चाहे कैसे भी हालात हों। अच्छा, यहाँ पे आपने वर्कर की बात की है कि वर्कर हर हालत में जो है ना वो अपनी क़यादत के साथ खड़ा होता है, तो क्या क़यादत भी अपने वर्कर के साथ हर मुश्किल में खड़ी होती है? बिल्कुल होती है, लेकिन ये लगता नहीं है ऐसा। नहीं, वो बहुत सारे वर्कर जो हैं वो अपनी क़यादत से खफा भी नज़र आ रहे हैं। देखिए मेरी बात सुने, आप देखिए कि जैसे हम एक इदारा चलाते हैं तो आपके इदारे में बहुत सारे लोग होते हैं, आपके वर्कर्स होते हैं, तो आप जो चलाने वाला है वो भी एक इंसान होता है। सम टाइम इंसान अपनी किसी ज़ाती मसरूफियत की वजह से अगर उसके किसी ज़ाती फंक्शन में या उसके किसी ज़ाती काम में उसके साथ नहीं चल पाता, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो उसके साथ नहीं चलेगा। तो बस वो थोड़ी ऐसी कुछ चीज़ें हो जाती हैं जिससे एक वो जो आप कह लें कि वो क्रिएट कर दिया जाता है कि जी लीडरशिप जो अपने वर्कर के साथ में होती है, लीडरशिप हमेशा अपने वर्कर्स के साथ होती है। इसी वजह से वर्कर का जज्बा इतना बुलंद होता है। अगर लीडरशिप अपने वर्कर के साथ ना हो तो आप कभी भी वर्कर को मार खाते जलसे जुलूसों में जाते ना देखें। नहीं देखें। अच्छा, अभी देखिए आपने गिरफ्तारियों की बात की है, सवाल चल रहा है गिरफ्तारियों, तो हमारी पाकिस्तान की कौम की एक बेटी जो आज कुफ़ार की कैद के अंदर है, तो उसकी बहन जो उसके लिए आवाज़ उठा रही थी उसको भी आज गिरफ़्तार कर लिया गया। आप उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? ये लम्हा फ़िक्रिया है, मैं समझती हूँ, और मैं बीइंग वुमेन तो ये समझती हूँ कि हमें जब इस माशरे में और हमारे मुल्क में अगर कोई ख़तून किसी अच्छी कॉज के लिए बाहर निकलती है, तो मैं अपनी जो ख़वातीन माएँ, बहनें, बेटियाँ सब हैं, उनसे मेरी ये गुजारिश है कि खुदारा आप उसका साथ दें, अपनी जो आपकी लिमिटेशन है उसके अंदर रहते हुए आप अपनी आवाज़ बुलंद करें, और आप अपनी आवाज़ घर बैठ के बुलंद कर सकते हैं। लेकिन कल तक तो हमारे हुक्मरान मौजूदा भी और साबका भी सब कह रहे थे कि उस बेटी की रिहाई के लिए जो है ना वो हम साथ होंगे और उसके साथ एहतजाज कर रहे थे, लेकिन आज उसी की बहन को उसी की आवाज़ उठाते हुए गिरफ़्तार कर लिया गया। तो ये क्या पाकिस्तान की तारीख़ पर एक दबा नहीं है? देखिए पाकिस्तान, अल्लाह ना करे कि पाकिस्तान की तारीख पर या पाकिस्तान पर कभी कोई धब्बा आए। अगर चंद अफराद की वजह से पाकिस्तान की कहीं पे बदनामी हो तो मैं समझती हूँ कि ये उनके लिए शर्म का मुकाम है, और पाकिस्तान की जो बेटी है अल्लाह ताला उसकी भी इज़्ज़त हमेशा महफूज रखे।
और हम जो पाकिस्तान की बाकी बेटियां हैं, हमारी जो आवाज़ है उसकी आवाज़ के साथ है, हम उसके साथ खड़े हैं और हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला उनकी जल्द मुश्किलात जो हैं वो हल आसान करे। अच्छा, अभी इसी के अंदर मैं जो है ना वो एक सवाल जो है ना वो ऐड करना चाहूँगा। कौम की बेटी की बात हो रही है, तो मरियम नवाज़ भी एक कौम की बेटी है और उम्मीद सहर है और मुस्तकबिल की वज़ीर आज़म उसको जो है ना वो मुस्लिम लीग नून जो है वो कह रही है कि वो मुस्तकबिल की वज़ीर आज़म है। आप क्या समझती हैं कि सियालकोट में मरियम नवाज़ की आमद 2 मरतबा जो है वो मुलतवी कर दी गई, उसका जो प्रोग्राम है वो मुलतवी कर दिया, तो क्या ये कोई सियासी इख्तलाफ या कारकुनों की कोई कमी या क्या रीज़न था, क्यों ऐसा हुआ? कौम की बेटी है, डेफिनेटली वो कौम की बेटी है और वो साबित कर रही है कि वो कौम की बेटी है और कौम भी साबित कर रही है कि वो हमारी बेटी है। और जहाँ तक बात है कि 2 दफ़ा उनकी आमद को मुलतवी किया गया, तो उसमें ना तो कोई सियासी इख्तलाफ और ना कोई वर्कर्स की कमी। उसकी जो मेन रीज़न है वो ये है कि एक हमारे जो कायद हैं ख्वाजा मोहम्मद आसिफ साहब, आप उनको नैब ने गिरफ़्तार किया, गिरफ़्तार नहीं बल्कि अगवा किया। और दूसरा जो हज़ारा बरादरी के साथ जो सानिया पेश आया, उसके पेश नज़र हमारी जो मौजूदा क़यादत है उन्होंने अपने काफ़ी सारे जो हैं इवेंट्स वो उसको वो कर दिया कि मुहर कर दिया कि ये मतलब ज़ाहिर सी बात है कितना बड़ा अलमिया था, तो उस सिचुएशन में इस तरह के जलसे जुलूस या रैलीज़ को करना मुनासिब नहीं था, क्योंकि हमें उनके साथ भी इजहार यकजहती करनी थी। और आपने देखा कि कौम की बेटी वहाँ भी गई और उसने भरपूर तरीके से इजहार यकजहती किया। तो इंशाल्लाह मरियम जो हैं वो सियालकोट आएंगी और जो मुखालफिन है उनकी ये जो वो शोशे छोड़ने की आदत है ना, वो हवा होगी इंशाल्लाह, और वो देखेंगे कि उनका इस्तकबाल भी भरपूर तरीके से किया जाएगा इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अच्छा, मैं मैडम नुसरत, आपने बहुत अच्छी बात की है कि उनकी शायान शान उनका जो है ना वो इस्तकबाल किया जाएगा। जब इंशाल्लाह वो आएंगी हम दुनिया को दिखाएंगे कि वो आई और कैसे आई और कैसा उन्होंने जो है ना वो प्रोग्राम लॉन्च किया है। मैडम निदा सईद, मैं प्रोग्राम की मुनासबत से जो है ना वो दोबारा आपकी तरफ आना चाहूँगा कि कोरोना जो इफ़ेक्ट जो है वो इस वक्त एक वबा है या अफवाह है, आप इसको भी ज़रा क्लियर कीजिएगा। इसके अंदर तालीमी सेक्टर को बहुत सारी मुश्किलात का जो है वो सामना करना पड़ा, आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? मैं इसके बारे में यही कहूँगी कि कोरोना बड़ी आपने भर के सांस ले के बात की है लगता है कि इसके अंदर जो है ना वो आपके दिल की बात हुई है। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि जितना कोरोना ने प्राइवेट सेक्टर को तबाह किया है, मैं समझती हूँ कि कोई भी अदारा इतना तबाह नहीं हुआ, क्योंकि हमें जितनी हर्डल्स इसमें आई हैं वो हम ही जानते हैं। वो कहते हैं ना, जिस तन लागे सो तन जाने, तो वो जो हमारे साथ हुआ है वो मैं जितना भी इस पे बोलूँ वो कम है, क्योंकि वो देखें बेशक हम ऑनलाइन स्टडी करवा रहे हैं, हमें रूटीन से हट के ऑनलाइन स्टडी करवाने में जितनी हर्डल्स आ रही हैं वो रूटीन वाइज हमें नहीं आती, क्योंकि वो हम एक दफ़ा लेक्चर डिलीवर कर देते हैं, दैट्स इट। बट अब सारा दिन हमारी टीचर्स जो हैं वो बच्चों के साथ इन टच रहती हैं। इसके बाद जो सबसे बड़ी हर्डल्स हमें आई, इसके बाद पेरेंट्स हमें फ़ीस अदा नहीं करते। हमारी बिल्डिंग्स के जो रेंट हैं वो इतने महीनों से वो देने वाले हैं। नहीं मैडम, अगर तालीम जारी है, वो चाहे ऑनलाइन है चाहे एकेडमी की सूरत में है, तो फिर फ़ीस अदा ना करने की वजूहात? सर यही तो हमारी दुखती रग है कि पेरेंट्स जो हैं वो हमें फ़ीस नहीं अदा करें। देखें, हर अदारा जो था वो खुल चुका था, लेकिन एक स्कूल जो थे वो बंद थे। ऐसे लग रहा था कि जैसे कोरोना ने सिर्फ स्कूल में ही तालीम हासिल करनी है। आप बिलीव करें कि 40,000 स्कूल जो है वो इस कोरोना में बंद हो चुका है। 5 से 6 लाख टीचर्स जो हैं वो बेरोज़गार हो चुके हैं। 1 से 2 लाख जो हमारा क्लास 4 का स्टाफ है, जिनमें पीएन्स और आया वगैरह आ जाते हैं, वो बेरोज़गार हो चुके हैं। उसकी सबसे बड़ी रीज़न क्या थी? बच्चों की फ़ीस ना आना। हमारी 91% जो बिल्डिंग्स हैं प्राइवेट स्कूल वालों की वो रेंटेड हैं। तो ये पेरेंट्स को थोड़ा हमारे साथ कोऑपरेट करना चाहिए। जब हम टीचर्स को कहाँ से सैलरीज दे रहे हैं ये हमें पता है या हमारे खुदा को पता है, तो पेरेंट्स ये समझते हैं कि शायद स्कूल वाले जो हैं वो बहुत कमाते हैं और बहुत ज़्यादा इनके पास इनकम है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जितनी हमारी इनकम होती है उतने ही हमारे अखराजात होते हैं। तो मैं यही कहना चाहूँगी पेरेंट्स कि खुदारा हमारा इसमें साथ दें। आप पेरेंट्स से तो मुतालबा कर रही हैं, लेकिन जो वक्त हुक्मरान है, आप क्या जो उन्होंने गवर्नमेंट ने आपको SOPs दिए, क्या आपने उसको फॉलो नहीं किया? और क्या आप वज़ीर तालीम जो हैं, क्या आप उससे उनसे को कोऑर्डिनेशन या उनसे को मीटिंग्स को प्राइवेट सेक्टर ने उनसे की हो और अपने मुतालबा सामने रखे हो और उन्होंने कुछ ऐसा आपको कहा हो कि नहीं भाई मुश्किल घड़ी में हम आपके साथ हैं? चूँकि प्राइवेट सेक्टर ने गवर्नमेंट सेक्टर का बहुत बड़ा बोझ जो है वो उठा रखा है। जो तालीम गवर्नमेंट का काम था वो प्राइवेट सेक्टर दे रहा है।
डेफिनेटली ऐसा ही है, लेकिन हमें किसी से भी एक रत्ती बराबर भी सपोर्ट जो है वो हासिल नहीं हुई है। हम लोग जो भी कर रहे हैं प्राइवेट स्कूल वाले, हम अपने सर पे कर रहे हैं। हमें किसी ने, ना हुक्मरानों ने, ना ये मुराद साहब जो हैं, ना उन्होंने, हमें किसी की तरफ से कोई सपोर्ट हासिल नहीं हुई है। सबसे ज़्यादा जब आप SOPs की बात करते हैं तो मेरा ख्याल है जितना प्राइवेट स्कूल वालों ने फॉलो किया है उतना किसी भी जगह पे फॉलो नहीं हुआ है। और दूसरी बात इसमें ये भी इंक्लूड करूँगी कि जितना सेक्रीफाइस जो है वो प्राइवेट स्कूल वालों ने किया है कि वो मौत के धाने पर पहुंच चुके हैं। बहुत से ऐसे लोगों को मैं जानती हूं जिन्होंने अपनी जायदादें बेचकर अपने अदारे को जो है वो चलाया है। लेकिन हम कब तक इसको चला सकते हैं? ये एक पूरा साल जो है वो कोरोना की नज़र हो गया है। इसका रिस्पॉन्सिबल कौन है? कि बच्चों का एक तालीमी साल जो है आप उसका मदावा कभी कर ही नहीं सकते। अभी जो है वो हमारे मास्टर्स के एग्ज़ाम होने वाले होते अगर हम बैचलर के एग्ज़ाम ले चुके हुए होते हैं। तो ये कोरोना ने बहुत तबाही की। कोरोना के साथ साथ हमारे हुक्मरानों ने जो है वो, जो हम थोड़ा सांस ले रहे थे वो भी हमारा बंद कर दिया और हमें मौत के धाने पर ला के खड़ा कर दिया। बहुत शुक्रिया मैडम, आपने ये जो है वो अपने आज मुतालबात जो हैं वो रखे हैं हुकूमत के सामने। मैडम नुसरत, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि आप लास्ट टाइम अपने चाहने वालों को, अपने देखने वालों को मेरे नुक्ता नज़र प्रोग्राम के हवाले से खूबसूरत पैगाम क्या देना चाहेंगी? मैं स्पेशली जो है आज चूँकि बीइंग अ वुमन, मैं अपनी जो ख़वातीन हैं उनको मैसेज देना चाहूँगी। और मेरा मैसेज ख़वातीन के लिए ये है कि ख़वातीन कभी भी किसी भी तरह से अपने आप को कमज़ोर नहीं समझें। वो इसलिए कि वो एक बात याद रखें कि ख़वातीन बहसीयत माँ वो हस्ती है जिसने ऐसे ऐसे सपूत पैदा किए कि आज उन्हीं की वजह से हम अपने सर जो है वो फ़ख्र से बुलंद करके चलते हैं। ये माएँ हैं जिनकी गोद में मोहम्मद बिन कासम, जिनकी गोद में खालिद बिन वलीद जैसे सपूत पैदा हुए। तो मैं समझती हूँ कि ख़वातीन को ज़रूरी नहीं कि हम ख़वातीन सड़कों पे आके, गलियों में आके, जलसों जुलूसों में जाके अपना आप मनवा सकती हैं। हमारा जो सबसे बड़ा हथियार है वो ये है कि हम अपने आने वाली नस्ल की जो तरबियत है वो खालिस्तन इस्लामी असूलों पर करें। और अगर आप ऐसा कर देंगी तो आप एक ऐसी नस्ल को परवान चढ़ा देंगी, दुनिया की कोई ताकत पाकिस्तान की तरफ मैली नज़र से नहीं देख सकेगी। और यकीन जाने आप माओ के नाम जो हैं वो तारीख़ में हमेशा ज़िंदा रहेंगे और लोग आपकी कुर्बानियों को सलाम पेश करेंगे। बहुत बड़ा और बहुत वाकई खूबसूरत अल्फाज में आपने जो है ना वो पैगाम दिया है। मैडम निदा, आप अपने देखने वालों, चाहने वालों और बिलखुसूस अपने स्टूडेंट्स और अपने जो हम मनसब असाज़ा हैं उनके नाम क्या पैगाम देना चाहेंगी? मैं यही पैगाम देना चाहूँगी, जैसे कि नुसरत ने ये बात की कि तालीम पे और तरबियत पे फोकस किया जाए, तो मैं तो उस शोबे से वाबस्ता हूँ जहाँ पे हम तालीम और तरबियत को सबसे पहले रखते हैं। पढ़ाई तो एक बाद में बात आ जाती है, पहले सबसे पहली बात जो होती है वो तरबियत की होती है। तो मेरा भी अपने हम मुनसब और पेरेंट्स से यही गुजारिश है कि खुदारा तालीम को आप बहुत पीछे ना रखें, बल्कि सबसे पहले इसको रखें और इससे ही हम एक कामयाब मुआशरा जो है वो तकमील दे सकते हैं। एक अगर आप समझते हैं कि बच्चियों की तालीम अहम नहीं है तो इसको खुदारा अहम समझें और अपनी बच्चियों को ज़्यादा से ज़्यादा तालीम दिलवाएं, ताकि आज की बच्ची ही कल की एक पढ़ी लिखी माँ और एक पढ़ी लिखी कौम आपको दे सकती है। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। मेरे साथ मुअज़्ज़ज़ मेहमानाने गिरामी जो मौजूद थी आज मेरा प्रोग्राम जो आप देख रहे हैं प्रोग्राम मेरे नुक्ता नज़र से, उन्होंने अपना अपना नुक्ता नज़र एजुकेशन के हवाले से और सियासत के हवाले से जो है उन्होंने वो पेश किया है। मैडम निदा सईद ने एजुकेशन के हवाले से बहुत खूबसूरत बात करते हुए एक हदीस का मफ़हूम जो है वो उन्होंने बयान किया कि तालीम जो है वो सिर्फ़ किताबें पढ़ लेना, रट्टा लगा लेना, डिग्रियाँ ले लेना नहीं है, बल्कि हर वो इंसान जिसके पास कोई भी हुनर है, कोई भी उसके पास फ़न है, वो तालीम याफ्ता है। तालीम ये उस हदीस का मफ़हूम है जिसके बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इज़ा मातल इंसान क़ती अन्हु अमलुहु इल्ला मिन सलासा इल्ला मिन सदक़तिन जारिया औ इल्मन युंतफ़उ बिही औ वलदिन सालिहन यदऊ लहु, कि उसकी नेक औलाद उसके लिए दुआ करती है, उसका हाथ का किया हुआ सदका जारिया उसको सवाब पहुँचाता है, और तीसरे नंबर पे
उसका वो हुनर, उसकी वो तालीम जो उसने दूसरे को दी है। हुनर का मतलब ये है कि जो जिससे वो फ़ायदा हासिल करके अपना और अपनी फैमिली का पेट पालता है, उसका भी उसको अजर और सवाब मिलता है। उस्ताद, आप किसी भी डिपार्टमेंट में जाएं तो लोग उसको उस्ताद कहते हैं, उसके कुछ शागिर्द होते हैं, वो उसको फ़न दे रहा है, उसको तालीम दे रहा है। तो आज सिर्फ किताबें ही रट्टा लगा लेना जो है ना, वो तालीम ने बहुत खूबसूरत बात की है। और उन्होंने इस बात पर भी ज़ोर दिया कि आज वो चाहे मशरक़ी पाकिस्तान हो, शर्क़ी पाकिस्तान हो, या गरबी पाकिस्तान हो, या जनूबी पाकिस्तान हो, वो देहात हो या शहर हो या कोई एक इलाका हो, वहाँ पर बेटियों पर तालीम पर पाबंदी नहीं होनी चाहिए। बेटियों को तालीम के लिए आगे लाना चाहिए और उनको आज़ादाना तरीके से तालीम उन तक पहुँचानी चाहिए, ताकि वो आज की बेटी कल की माँ का बेहतरीन रोल जो है वो प्ले कर सके, पाकिस्तान की तामीर और तरक्की में, फलाह व बहबूद में, और पाकिस्तान की तकमील में। वो ख्वाब जो अल्लामा इकबाल ने देखा था, वो बुनियाद जिसकी जो बानी पाकिस्तान कायद मोहम्मद अली जिन्ना ने रखी थी कि उसको जो है वो पाए तकमील तक पहुँचा सके। और दूसरी हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान ने जो है वो हुकूमत को आड़े हाथों भी लिया और उन्होंने अपनी कह मुस्लिम लीग नून का दिफा करते हुए मजबूत इरादों का जो है अज़म का इजहार किया है कि आंधी हो, तूफ़ान हो, दिन हो या रात हो, सुबह हो या शाम हो, वो कोई एक हालात हो, हम अपने कायद के साथ, कायद के नज़रिए के साथ और कौम की बेटी के साथ कदम मिला के खड़े हैं। ये गिरफ्तारियाँ, ये पगडंडियाँ, ये जुल्म, ये ज़ाब्ते जो हैं, हमें अपनी पार्टी से, हमारे नज़रिए से हमें जो है ना वो दूर नहीं कर सकते। बल्कि उन्होंने इस बात का जो है ना वो इजहार किया कि ये तुम्हें ऊंचा उड़ाने के लिए जो है ये सब कुछ जो होता है। तो इस बात की तरफ भी उन्होंने तवज्जो दिलाई है कि आज जो किरदार एक औरत, एक फ़ीमेल इस माशरे की बेहतरी के लिए कर सकती है, शायद वो मर्द नहीं कर सकता। अपने घर की दहलीज से लेकर मिंबर व महराब तक और बाज़ार तक औरत को अपनी इज़्ज़त और तकमील को जानना चाहिए, अपने मकाम को पहचानना चाहिए। और जो उसको तहफ़्फ़ुज़ की उन्होंने बात की है कि औरत को कमज़ोरी नहीं, हिम्मत दिखानी चाहिए। जितनी औरत को इस्लाम ने और क़ानून ने तहफ़्फ़ुज़ दिया है, शायद किसी और को तहफ़्फ़ुज़ नहीं दिया। औरत के साथ अगर वो बहन है तो एक भाई का मज़बूत मुहाफ़िज़ मौजूद है, अगर वो शादीशुदा है तो उसके सरताज की शक्ल में एक मज़बूत मुहाफ़िज़ मौजूद है, अगर वो बेटी की शक्ल में है तो बाप की शक्ल में एक मज़बूत मुहाफ़िज़ उसके साथ मौजूद है। किसी भी एक शक्ल में जाएँ तो उसको अल्लाह ताला ने लेफ़्ट राइट ज़रूर मुहाफ़िज़ जो है ना वो दे रखे हैं। और यही हिम्मत है, यही उसका जो है ना वो एक तकमील जो है ना वो आगे लेके निकलती है। मुझे उम्मीद है कि आज का प्रोग्राम आपको बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। नेक्स्ट प्रोग्राम में मेरे नुक्ता नज़र से इंशाल्लाह नए मेहमान, नए अंदाज़ के साथ हम दोबारा आपसे करेंगे मुलाकात। अब तक के लिए इतना ही। मुझे अपने मेहमानों के साथ दीजिए इजाज़त। देखते रहिए इंडियन न्यूज़। मज़ीद ख़बरों, तबसरों और तज्ज़ियों के लिए हमारी वेबसाइट www.indianpk.tv विज़िट कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।